वेलकम टू एसवाई होम ट्यूशन। मैंने सी प्रोग्रामिंग के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट की है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर और ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड कीजिए। ओके, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? ओके, तो कल हमने ना एक टाइप का ऑपरेटर पढ़ा था जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो जो कंडीशन ऑपरेटर है इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर में होता है कि जैसे ये कंडीशन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क और देन ये हमारा ये, तो यहाँ पर ना कोई कंडीशन होता है। ओके, तो जब ये कंडीशन ट्रू होता है, व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू, देन हमारा ये स्टेटमेंट चलता है, यानी कि ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होने पे चलता है। और जो ये स्टेटमेंट है, जो ये एक्सप्रेशन है और स्टेटमेंट, ये हमारा कंडीशन फॉल्स होने पे चलता है। ओके, तो जो कॉलन फॉल्स होने पे चलती है। हाँ, जो कॉलन के बाद है वो कंडीशन, ये जो कंडीशन है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमारा ये कॉलन के बाद वाला चलेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये क्वेश्चन मार्क के जो जस्ट बाद है वो चलेगा। अच्छा, ओके, तो देखो ठीक। जैसे हम ना अभी जैसे यहाँ पर देखो कि जैसे हमारा मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट है a इक्वल टू 19 ग्रेटर देन 10, देन क्वेश्चन मार्क printf 19 एंड कॉलन देन printf 10। ओके, तो देखो जैसे हमारा 19 हमारा 10 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है, तो जब ये ट्रू है तो फिर हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो 19 आएगा। लेकिन अगर यही यहाँ पर हमारा होता है 9 ग्रेटर देन 10, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता, तो हमारा फिर ये चलता। ओके, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा या फिर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो इवेल्युएट होकर यहाँ पर मे बी यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन होता बड़ा सा, तो वो इवेल्युएट होकर वो हमारा यहाँ पर आउटपुट आ जाता। ओके, तो जैसे हम नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा कॉलन है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो जितना नंबर ऑफ कॉलन होगा उतना सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलन। ओके, एंड देन हमारा जो एवरी कॉलन है, जैसे ये कॉलन है, ओके, तो इसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो जो एवरी कॉलन है तो उसके जो जस्ट पहले हमारा जो क्वेश्चन मार्क रहेगा वो उससे मैच करेगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे जैसे क्वेश्चन में मैं बताऊंगी, तो मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते, तो या फिर बहुत सारे कॉलन होते, तो इसके जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन मार्क होगा, मतलब कि जस्ट पहले वाला कह सकते हैं, तो जो ये क्वेश्चन मार्क है वो इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसके लिए तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई कॉलन होना जरूरी है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे एक अब बात समझ में आ गया ना कि कैसे चल रहा है, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, तो देखो जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे a ग्रेटर देन 3, सॉरी a इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 4, हमारा क्वेश्चन मार्क, देन 10 कॉलन 8 ग्रेटर देन 7 क्वेश्चन मार्क 20 एंड कॉलन 30। ओके, देन देखो यहाँ पर देखो हमारा ये 3 ग्रेड, देखो पहले सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास ये कॉलन है। ओके, देन इसके जस्ट बिफोर हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ये है। उसी तरह से इसके जस्ट बिफोर जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है। ठीक है, तो पहले हमारा स्टेप ये हो गया कि हमने कॉलन को क्वेश्चन मार्क से मैच कर लिया। ठीक है, एक तो सबसे पहले ये देख लो कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलन हो रहा है कि नहीं। देखो जैसे यहाँ पर 2 हमारा क्वेश्चन मार्क है
और यहाँ पर हमारा 2 कॉलन है, दोनों बराबर है। देन हम मैच कर लेंगे कि हमारा जो ये कॉलन है वो इससे क्वेश्चन मार्क से मैच कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से ये भी मैच कर रहा है। देन हम देखेंगे कंडीशन। तो देखो 3 ग्रेटर देन 4, ये तो कंडीशन फॉल्स होगा। हाँ तो मैंने क्या बोला था, देखो इस क्वेश्चन मार्क के लिए हमारा जो ये कॉलन है, हाँ ठीक है। तो ये कंडीशन कब चलता, जब ये ट्रू होता तब चलता, लेकिन ये फॉल्स है तो फिर हमारा तो ये चलेगा हाँ, प्रिंट 8 हो जाएगा। नहीं। देखो तो सही, आगे देखो, देखो देखो प्रिंट, यहाँ पर जब प्रिंट स्टेटमेंट है ही नहीं तो फिर प्रिंट कैसे होगा। सब हाँ हाँ ओके, तो देखो जैसे हमारा ये 3 ग्रेटर देन 4 हुआ, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए जो हमारा कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट रन होगा, तो कॉलन के बाद वाला सारा का सारा स्टेटमेंट ये है या फिर एक्सप्रेशन। हाँ इसको देखो, इस क्वेश्चन मार्क के लिए तो कॉलन यही है ना, तो अगर ट्रू होता तब तो हमारा 10 आंसर आ जाता। लेकिन जब हमारा फॉल्स है तो हमारा ये पूरा का पूरा कॉलन मार्क के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो सारे को कंसीडर करेंगे ना, ठीक है। देन हमारा ये देखो फिर हमारे पास जब कॉलन इस कॉलन के बाद वाला हम स्टेटमेंट को देखने लगते हैं, तो देखो फिर से हमारा एक फिर से कंडीशन आ रहा है 8 ग्रेटर देन 7। हाँ तो ये हमारा ट्रू होगा, 8 तो 7 से बड़ा ही होता है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन मार्क जो ये क्वेश्चन मार्क है, इसके लिए जो कॉलन है वो ये है। हाँ तो ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ये तो ट्रू के लिए हमारा ये 20 आएगा, और अगर फॉल्स होता तो हमारा 30 आता। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। आया बात समझ में। हाँ। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी लगे कि ये समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से इस चीज को समझा दूंगी। नहीं, आगे दीदी कॉलम मैच करना है क्वेश्चन मार्क से। हाँ, और उसके बाद हम कंडीशन को देखेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद हम जो जिस क्वेश्चन मार्क के लिए कंडीशन देख रहे हैं उसके बाद वाले जो भी उसके लिए जो कॉलन है उसके बाद के स्टेटमेंट को हम देखेंगे। बस इतना ऐसा ही बात है। ओके, देन ठीक है। तो फिर जैसे समझ में आ गया तो फिर एक ये क्वेश्चन कर लो। अगर कोई भी डाउट होगा तो फिर मैं बता देती हूँ। हाँ ठीक है। ओके, करो ये क्वेश्चन। दीदी दीदी इसका आंसर 10 आएगा। नहीं, फिर से एक बार देखो। मतलब ऐसा है ना, जैसे पहला कंडीशन है हमारा 5 ग्रेटर देन 4 है, हाँ तो ये जी, ट्रू। ओके। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए 10 का कंडीशन था। आ, तो पहले तुमने कॉलन को मैच किया, हाँ, एक कॉलन को मैच करा तो फिर इस मुझे ये बताना इस कॉलन के लिए कौन सा क्वेश्चन मार्क है। इस कॉलन के लिए वाला 6 से पहले वाला कंडीशन वाला जो क्वेश्चन मार्क होगा। ये ना, नहीं, स्टार्टिंग से देखेंगे ना। नहीं पहले कॉलन को देखना है, क्वेश्चन मार्क को नहीं देखना है। अच्छा, तो हाँ मैंने ये वाला। तो देखो इसके जस्ट बिफोर, मतलब इसके जस्ट बिफोर क्वेश्चन मार्क तो ये है ना। पहले जो सबसे हाँ पहले प्रायोरिटी उसका देंगे, जो इसके जस्ट बिफोर जो सबसे पहले होगा, मतलब इसके पहले वाला जस्ट पहले तो यही है ना, तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। अच्छा ओके, देन हमारा हाँ जब ये बच गया तो फिर इसके लिए ये हो जाएगा। हाँ, तो फिर इसकी कंडीशन पे 20 आंसर आएगा क्योंकि ये ट्रू हो गई कंडीशन। हाँ हाँ, तो आंसर हमारा 20 है। हाँ ओके, तो जस्ट ये ध्यान रखना कि बस ये कॉलन को मैच मैच करने में ही गड़बड़ होता है, नहीं तो फिर बाकी आसान। मतलब हाँ हम ठीक है, अब पता चला ना पहले वाले कॉलन से पहले कॉलन को देखना है। हाँ, पहले कॉलन को देखना है, और कॉलन जैसे देख रहे हो ना तो उसमें भी देखो कि जिस कॉलन के जस्ट बिफोर आ गया फिर उसी को कंसीडर करना है, ठीक है। ठीक है। ओके, देन मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसको भी देख लो अभी, ठीक है। अगर कर ठीक। पाते हो तो फिर अच्छी बात है, अभी तो 2-3 क्वेश्चन में तो फिर देख लो। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं समझा देती हूँ इस चीज को। एक मैं कॉपी पेन निकाल।
जब भी क्लास लगाया करो ना तो कॉपी पेन लेकर आया करो, हाँ। बस मैं लेके आई थी, खोल ली। क्योंकि नोट करोगे तो फिर आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आसान हो जाएगा। या फिर मतलब चीजें जैसे लिखने से कहते हैं ना कि सुनो, हाँ फिर उस चीज को लिखो, फिर सुनने लिखने और बोलने पढ़ने से फिर तो चीजें एकदम क्लियर होगा ना। हाँ हाँ। तो फिर लिखने से तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। इसका आंसर दीदी 30 है। इसका आंसर हाँ 30 है। मुझे बताओगे कैसे 30 आया? पहले मुझसे 30 है पहले तो मुझे हमने कॉलन मैच करवाओ। 40 से आगे वाला, मतलब 40 से स्टार्ट करा, पहला कॉलन यहाँ मैच करा जो 40 और 30 वाला ओके, क्वेश्चन मार्क्स ये सही से कहने मैच। मैंने किया। हाँ, फिर ओके, इसके बाद ये कॉलन मैच करा मैंने, जो 10 के आगे क्वेश्चन मार्क है उससे, जो 8 से पहले कॉलन है। ये नहीं, ये वाला 8 से पहले वाला कॉलन। इसको तुमने किससे मैच किया? इसको मैंने इस जो 10 से पहले क्वेश्चन, मतलब ये आपने गलत मार्क करा है जो मैं, हाँ इस ये, इससे मैच किया। हाँ, इससे मैच करा। यहीं फिर पे यहीं पे गड़बड़ हो गया। देखो, अच्छा, मैंने बोला था कि जो सबसे पहले जो कॉलन को देख लो, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये भी कॉलन है, ये भी कॉलन है, ये भी कॉलन है, ठीक है। हमने कॉलन को देख लिया। उसके बाद हाँ देखो कि जैसे हमारा ये कॉलन के जस्ट बिफोर ये हमारा है, मतलब जस्ट पहले देखो, इसके बाद कोई भी कॉल कुछ भी नहीं आ रहा है, जस्ट पहले ये है। तो हमने तो इसको तुमने तो मैच कर दिया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर हमारा दो दो कॉलन है, ठीक है। इसके जस्ट पहले तो क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा ना, लेकिन इसके हाँ, जस्ट पहले हमारा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसको पहले मैच करेंगे। मतलब पहले ये भी देखना होगा, अगर जिसके जस्ट पहले होगा उसको मार्क कर देंगे, अगर कॉलन हो पहले तो वो उसे छोड़ दें। हाँ, मतलब कि देखो, देखो एक तो तुम पहले कॉलन को देख रहे हो कि कहाँ कहाँ पर मेरा कॉलन है, ठीक है। हाँ उसके बाद देखो कि जैसे ही हमारा ये कॉलन आया, उसके बाद में देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जैसे हम्म हमारा यहाँ पर जस्ट, मतलब क्या होता है कि जस्ट एक नंबर के बीच में या फिर इसके कुछ बाद में, इसके हम्म इन इन दोनों के बीच में कोई भी कॉलन नहीं आ रहा है, तो फिर ये हम्म। हमारा क्वेश्चन, जो ये कॉलन है उसके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और अगर तो इस मैंने, इन दोनों के बीच में कोई कॉलन आया तो फिर ये जो हाँ, क्वेश्चन मार्क है इसके लिए नहीं होकर इसके लिए हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो ये इसके लिए हो गया। अच्छा, लेकिन दीदी फिर आंसर 30 कैसे आ गया? मैं बता मैंने रही तो हूँ, आंसर देख लो। किया था। हाँ, क्या पता कोई और गड़बड़ किया होगा। नहीं, गड़बड़ तो नहीं किया था, फिर उसके बाद मैंने कंडीशन देखा, ये फॉल्स हो गया फर्स्ट वाला। तो ओके, अगर अगर ट्रू होता तो आंसर 10 आ जाता। तो फिर मैंने सेकंड कंडीशन देखी, वो ट्रू हो गई, तो उसके आगे पहला क्वेश्चन मार्क से पहले ये 30 था, इसलिए मैंने इस हिसाब से 30 लगाया। अच्छा तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है। जो आंसर आएगा हाँ, वो ये 30 आएगा। कौन सा, जो 40 से पहले वाला 30 है? हाँ, ये आएगा। अच्छा, मैंने 8 से पहले वाला हाँ, 30 बोला तो था। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो फिर वो तुम्हारा आंसर गलत हो जाना था। हाँ, तो ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम गलत कॉन्सेप्ट लगाकर भी आंसर हमारा आ जाता है, लेकिन फिर वो किसी और क्वेश्चन में फिर मैं वो सही नहीं रहेगा ना। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है। हाँ, तो फिर देखो ये हमारा, ये देख लो, हमारा ये फॉल्स होगा। हम्म तो फॉल्स होगा तो जो ये क्वेश्चन मार्क है उसके लिए ये हमारा क्या बोलते हैं, कॉलन है। तो फिर हमारा अगर फॉल्स है तो फिर हमारा पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट को हम देखेंगे। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि 8 > 7 ट्रू है। तो ट्रू के लिए तो तो हमारा ये चलेगा ना, ट्रू के लिए 30, तो 30 प्रिंट हो जाएगा। ओके, आ, हाँ, आ गया समझ। तो जस्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको देख लो, उसमें गड़बड़ मत करना, थोड़ा ध्यान से करना। ओके, ओके। और हाँ, जीरो का मतलब क्या होता है? अगर जीरो किसी स्टेटमेंट में आ रहा है, जैसे, अरे यार तुमने पिछले का क्लास नहीं किया था ना। जैसे मान लिया जाए कि जीरो का मतलब होता है ना फॉल्स, जैसे रिलेशनल मैंने ऑपरेटर पढ़ा है, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है। तो जहाँ पर भी जैसे ग्रेटर देन हो गया, जहाँ पर भी हम कंडीशन चेक करते हैं वहां पर अगर जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, तो जीरो का मतलब फॉल्स होता है, और कोई भी नॉन जीरो नंबर हो गया उसका मतलब होता है ट्रू। ओके, तो देखो 6 > 2, then question mark,
then 2 greater than 3, then question mark 10, 6, then greater than 8, then question mark minus 2, colon 3, colon 0, then question mark, then minus 1, then हमारा colon, then 6 greater than 8, then question mark, then 10, then 3 greater than 4, then question mark, then 10, colon 20. Okay, then find the value of a. दीदी ये 10 के बाद कॉलन है ना स्टार्टिंग में? यहाँ पर हाँ 10 के बाद 6 कॉलन से है। पहले। हाँ हाँ कॉलन है। ठीक। 10 colon 6 greater than 8 motion of minus colon 3। बहुत लंबा क्वेश्चन है। अरे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, करो तो सही। थोड़ा जो मैंने स्टेप बताया है ना, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी समझाया तुम्हें, उस चीज को फॉलो करो। ये 3 के बाद ग्रेटर का साइन है। 10 colon 20। बस 1 मिनट करती हूँ। बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है दीदी ये। अच्छा फिर तो करना पड़ेगा यार। बताओ ना कहाँ पर कंफ्यूजन। पहले मैं आपको बताती हूँ फिर आप बताना मैं गलत जा रही हूँ सही। एक ये जस्ट सेकंड, पहले एक बार कॉलम मैच क्लास से। एक सेकंड जस्ट एक बार फिर से ट्राई करना, एक बार फिर से ट्राई करना। कुछ पता लगा? कर रही हूँ दीदी। मैंने शायद क्वेश्चन गलत उतार लिया था, मैं दोबारा नोट करा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, मैं बोल देती हूँ, एक बार मैच कर लो। ओके, 6 greater than 7, then question mark,
then 2 greater than 3, then question mark, 10 colon 6 हाँ 10, then colon, then 6 greater than 8, then question mark, then minus 2 colon 3 colon 0 question mark minus 1 colon 6 greater than 8, then question mark, 10 colon 3 greater than 4 question mark 10 colon 20. ओके ठीक है। ओके ये फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो इसके लिए ये क्वेश्चन मार्क और थ्री आंसर देखिए 20 है क्या? हाँ नहीं। हाँ 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 आंसर 20 है। हाँ दीदी। आंसर 20 है। हाँ ओके देन कैसे किया वो मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, मैं पहले कॉलम मैच करते हैं लास्ट से। ओके बोलो। ये 10 से पहले वाला कॉलम इस 4 से के बाद वाले क्वेश्चन मार्क से मैच होगा। हाँ उसके बाद ये 3 से पहले वाला कॉलम मैच होगा 10 से पहले क्वेश्चन मार्क से। ओके फिर उसके बाद जो 6 से पहले कॉलम है वो -1 से पहले क्वेश्चन मार्क से मैच होगा। ओके और जो 0 से पहले कॉलम है वो 7 से मैच होगा। इससे 7 से स्टार्टिंग वाला 7 से। ओके हाँ हाँ। फिर उसके हाँ इसी वाले से। फिर उसके बाद जो 3 से पहले कॉलम है वो -2 से पहले वाले क्वेश्चन मार्क से मैच होगा। ओके और जो 6 से पहले कॉलम है वो 10 से पहले वाले क्वेश्चन मार्क से। ओके ठीक है। हाँ हाँ। अब ये 6 ग्रेटर देन 7 फॉल्स हो गया। हाँ तो हम इस कंडीशन पे आ गए कि ये अगर फिर हमारा यहाँ ये देखो या फिर हमारा ये पूरा का पूरा। हाँ ठीक है बोलो। हाँ फिर इस कंडीशन पे आ गए। फिर हमने चेक करा 6 ग्रेटर देन 8 को, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो हम अब बाहर इससे बाहर आए तो हमने इसको चेक करा 3 ग्रेटर देन 4 को, ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका अगर ट्रू होता तो 10 आता आंसर, बट ये फॉल्स है तो आंसर 20 आएगा। ओके ठीक है। हाँ एक और चीज देखो, ठीक है, हाँ। यहाँ ध्यान से देखना। 6 ग्रेटर देन 7 है, ये फॉल्स हो गया, ये तो तुमने बताया, ठीक है। हम्म तो हमारा ये फॉल्स होने के कारण जो इसका जो कॉल इस क्वेश्चन मार्क के लिए जो कॉलन है इसके बाद वाला स्टेटमेंट को हम देखेंगे, हम्म ठीक है। तो फिर देखो हाँ इसके जस्ट बाद हमारा एक ये भी आ रहा है, ठीक है, एक ये भी जी कंडीशन आ रहा है। तो जो ये कंडीशन हाँ है वो हमारा ये फॉल्स हो, जो हाँ ये 0 0 का मतलब फॉल्स होता है। हाँ हाँ ओके तो ये फॉल्स हो रहा है। तो देखो इसकी जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके लिए जो कॉलन है वो ये है, हाँ तो उसके बाद हमारा ये चलेगा, हाँ ठीक है। तो फिर इस कॉलन के बाद जो एक है हमारा एक फिर से कंडीशन आ रहा है 6 ग्रेटर देन 8, देन हमारा ये हाँ फॉल्स हो रहा है। हाँ ओके देन ये फॉल्स हो रहा है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन मार्क के लिए हमारा ये कॉलन है, ठीक है। तो हाँ फॉल्स होने के बाद हमारा ये स्टेटमेंट फिर चलेगा, तो फिर फॉल्स से हो रहा है ये। हाँ तो फिर ये हमारा ये फिर से फॉल्स हो रहा है, तो ये फॉल्स हो रहा है, तो इसके कारण हमारा ये फॉल्स के कारण हमारा ये 20 चलेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 है। ओके समझ में मैंने आया दीदी बात? गलत बताया? तुमने बस ये चीज तुमने सही बताया, लेकिन तुमने ये बीच में जो ये कंडीशन है, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा कि देखो जैसे 6 ग्रेटर देन 7 है, यहाँ पर कॉलन है, सुनो ना। का मतलब हाँ तो जैसे हाँ ये इसके बाद जस्ट बाद तो ये हमारा 0 आ रहा है, यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कि जैसे अगर तुम इस चीज को तुमने कंसीडर नहीं किया, लेकिन 0 का मतलब यहाँ पर फॉल्स हो रहा है, तभी तो तुम आगे जाकर बढ़ोगे ना। फिर तो वो ये तो मुझे हाँ हाँ ओके ठीक है। हाँ मैं समझ गई। ओके देन ठीक है, बस इतना ही हमारा टर्नरी ऑपरेटर का क्वेश्चन है। यहाँ तक समझ में आया बात टर्नरी ऑपरेटर हाँ में? ओके बहुत अच्छा था, समझ में आया। ठीक है।
देन फिर मैं शुरू कर रही हूँ आज डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। ठीक। ओके, देन इसमें हम डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग में ही हम पढ़ेंगे इफ इल्स करके, यानी कि जो हमारा जो लैडर वाले होते हैं, यानी कि इफ और इल्स इफ मतलब कि इल्स इफ और देन इल्स, एंड देन हमारा हाँ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि जैसे इफ इल्स है कोई ब्लॉक, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे इफ का ब्लॉक के अंदर फिर से एक इफ इल्स नया स्टेटमेंट हो, और एल्स के अंदर भी कोई हो सके तो नया फिर से इफ एल्स कोई ब्लॉक हो तो उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। स्विच केस, ये भी हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, और इसमें हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंडीशंस होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं। हम सारे को एक करके समझेंगे। ओके, बोलो। नेस्टेड एल्स में और लैडर में क्या डिफरेंस होता है? जैसे जो नेस्टेड इफ होता है, जैसे हाँ। ऐसे अभी तो बताऊंगी लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझ लो कि जो नेस्टेड इफ होता है उसमें जैसे हाँ। इफ देखो, जैसे यहाँ पर देखो ये इफ है, हाँ। ओके, तो इसके अंदर फिर से इफ का ब्लॉक चलेगा, ठीक है, हाँ। और देन इल से इसके अंदर भी कोई इफ इल्स का ब्लॉक अगर चल गया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेस्टेड नेस्टेड इफ। अच्छा। ओके, और लैडर का मतलब होता है कि जैसे देखो हमारा ये इफ है, हाँ। ठीक है, इफ के बाद ये कंडीशन, कुछ कंडीशन हुआ, कुछ स्टेटमेंट हुआ इसका, ओके, देन हमारा फिर से कोई कंडीशन हुआ, उसके लिए मतलब नहीं होता है कि 4 5 6 7 कंडीशन हो, ठीक है, एल्स फिर इफ। हाँ एल्स इफ है ये, देन ठीक है, तो देन सम स्टेटमेंट चलेगा, उसके बाद एल्स इफ फिर से आया, फिर से हमारा एल्स इफ आया, मतलब ऐसे ऐसे करके देन हमारा लास्ट में एल्स आएगा, ठीक है। इस चीज को हम पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये बात समझ में आया, मतलब डिफरेंस, जैसे ये हमारा हो गया लैडर, ये हमारा हो गया लैडर, और ये हमारा हो गया नेस्टेड। तो नेस्टेड में होता है कि इफ हिल्स के ब्लॉक में फिर से इफ हिल्स, और जो लैडर होता है उसमें इफ और देन इल्स इफ का यूज होता है, यानी कि इसमें 2 से 4 से 5 से जितना भी, मतलब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो है कंडीशन किस टाइप के हैं। ठीक है, ठीक है दीदी। जस्ट देखो, जो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जैसे देखो जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो सीक्वेंस मतलब कि सीक्वेंस में चल रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ब्रांचिंग स्टेटमेंट ना हो, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट ना हो, जस्ट जैसे हम इंट हो गया, प्रिंट एफ हो गया, स्कैनएफ हो गया, इस तरह के सिर्फ स्टेटमेंट हो, या फिर कुछ और स्टेटमेंट हो, ठीक है, विदाउट कंडीशन के, तो वो सिक्वेंशियली चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा जैसे कंडीशन वाले स्टेटमेंट आ जाते हैं, जैसे इफ का स्टेटमेंट आ गया, या फिर इफ इल्स वगैरह का कुछ का भी जो कंडीशन वाले जो स्टेटमेंट आते हैं, तो उस चीज को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जहां पर हमारा कंडीशन हो, यानी कि जैसे कंडीशन है, कोई भी कंडीशन होता है तो उसमें या तो वो कंडीशन ट्रू होगा, तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तब तो हमारा जो उस कंडीशन के लिए जो भी स्टेटमेंट डिसाइडेड होते हैं वो चलेगा। लेकिन जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो जो हमारा डिसाइड जो पहले का जो स्टेटमेंट था, जो डिसाइडेड स्टेटमेंट था, वो हमारा स्किप हो जाएगा और उसके बाद वाला स्टेटमेंट चलेगा। यानी कि यहाँ पर उस समय स्टेटमेंट स्किप हो सकता है जब हमारा डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा आगे वाले स्टेटमेंट चलेंगे, अगर फॉल्स हो गया तो हमारे आगे वाले स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। ओके, तो ये मेनली कि मतलब कि ये एग्जीक्यूशन के टाइम सर्टेन कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है, जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है।
तो ये चेक होने के बाद ही उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमारा रन होगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा जो यहाँ पर देखो इतने सारे इफ एल्स वगैरह जो भी है ब्लॉक, ये ना रिटर्न या तो 0 करेगा या तो फिर 1 रिटर्न करेगा। ओके, यानी कि ये हमारा 0 के लिए फॉल्स हो गया और ये 1 के लिए हमारा ट्रू हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ दीदी। ठीक, देखो तो हम जैसे इफ एल्स का ब्लॉक हो गया तो इसमें हम जैसे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाया, तो लॉजिकल ऑपरेटर में था कि हमारा स्टेटमेंट में हमारा एंड यूज हो रहा है, और यूज हो रहा है, नेगेशन यूज हो रहा है। ये तो तुम आगे मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें पता चल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है वो है हमारा इफ स्टेटमेंट। ओके, तो इफ में क्या होता है कि द स्टेटमेंट इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले तो देखो जैसे हमारा इफ है, ओके, तो इसमें सम एक्सप्रेशन है, देन हमारा स्टेटमेंट है। तो सिर्फ हम इफ के लिए देख रहे हैं, पहला हमारा इफ है। ठीक है, यहाँ पर हो भी सकता है ये ब्रेसेस तुम डाल भी सकते हो, और अगर नहीं डालते हो तो इसका जो जस्ट बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो रन होगा। ठीक है, तो देखो जो इफ है उसमें क्या हो रहा है कि पहले जो भी ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन पहले इवेल्यूएट होगा। पहले जैसे इसमें अगर बड़ा एक्सप्रेशन हुआ कुछ, जैसे 2 + 3 × 6 इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हुआ तो वो पहले इवेल्यूएट होगा। ठीक है, और या फिर हमारा कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, जो भी हमारा कंडीशन है, देन ग्रेटर देन 7 कुछ करके इस तरह से हुआ तो हमारा इस कंडीशन को पहले चेक करेगा ये एक्सप्रेशन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट रन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा ये पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, ये रन नहीं होगा, और देन जो इसके बाद वाला स्टेटमेंट होगा वो हमारा रन होगा। ठीक है, तो यानी कि जो एक्सप्रेशन है, जो कंडीशन है, अगर वो ट्रू होता है तो हमारा इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होता है तो हमारा ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ये ब्लॉक हमारा स्किप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ दीदी। ओके, पक्का ना? हाँ दीदी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करने आता है? क्या? कोडिंग करने आता है? मतलब इफ की स्टेटमेंट तो समझ में आती है, बाकी थोड़ा थोड़ा नहीं आता मुझे। ओके, तो मैं फिर मैं दीदी ना मतलब लॉजिक थोड़ा बना लेती हूँ, मुझे लिखना नहीं आता कोड। ओके, ठीक है, हाँ। तो क्या करना कि डेव C++ अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना। ओके, क्या दीदी? ये डेव C++ एक कंपाइलर है, जी। हाँ IDE है, इसे डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड नहीं ठीक। होता है तो फिर मैं कल तुम्हें बताऊंगी कि कैसे डाउनलोड करना है। ओके, अगर कोई समस्या आया तो फिर मुझसे बात करना। मेरा लैपटॉप जो है वो मेरा घर रह गया है। ओके, हाँ, मैं दिवाली पे जाऊंगी तब लेके आऊंगी। ओके, ठीक है, लेकिन अगर मतलब कि कोई भी अगर कोडिंग करना चाहता है तो डेव C++ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और फिर उस पर कोडिंग करना है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज नेगेटिव और नॉट। ओके, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसा कोडिंग कर सकते हो, इतने छोटे वाले कोडिंग? हेलो? हाँ, या फिर मैं करके बताऊं? पहले इफ में कंडीशन डालेंगे हाँ, कि नंबर कोई सा भी इज नेगेटिव तो तो वो इफ में जो चलेगा। कंडीशन होगा वो क्या होगा? इफ में कंडीशन होगा अगर हम नंबर लेंगे n इज नेगेटिव। इफ में दीदी ट्रू होना चाहिए ना। क्या? हेलो? तुमने क्या पता? मतलब दीदी इफ में कंडीशन होगा तो नंबर अगर नंबर इक्वल टू नेगेटिव उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंटफ इफ नंबर इज नेगेटिव करके। ओके, ठीक है, एक बार देखो। ओके,
तो मैंने पहले दिन से ही बताया है कि ये हमारा इंक्लूड stdio.h होगा, ठीक है। देन हमारा मेन होगा, देन इंट सम नंबर ले लेते हैं n, ओके। ये तो डिक्लेरेशन पार्ट ये सब चीजें बताया था मैंने पहले भी, ओके। ये पता चल रहा है, ये क्लास में थे तुम कि ये हमारा डेटा टाइप वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? ये आता है दीदी ओके डिक्लेयर करना। ओके ओके। देन हमारा प्रिंट है, सम नंबर को हम इंटर करवाते हैं, या तो फिर डायरेक्ट इंटर कर लो, इंटर द नंबर, ओके। देन स्कैनएफ से हम इनपुट को लेते हैं, तो ये हमारा इंटीजर है हमारा, तो इंटीजर के लिए %d होता है। देन हमारा एंड n, ओके। देन यहाँ पर देखो जो हमारा कंडीशन क्या होगा, इफ n नेगेटिव के लिए क्या होता है कि हमारा वो 0 से छोटा हो, n लेस देन 0। ओके। यही तो बात पूछ रही थी कि यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन बस ये बोल देना था कि n जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो हम जो नंबर है उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, n ग्रेटर देन %d करके, ओके। तो देखो अगर मैं यहाँ पर आउटपुट ये हमारा आएगा कि इंटर द नंबर, तो अगर हम यहाँ पर कोई 10 नंबर देते हैं, ठीक है, तो 10 लेस देन 0, ठीक है। तो अगर 10 लेस देन 0 तो होगा नहीं, यहाँ पर अगर देखो हमारा 10 नंबर लिया यहाँ पर, तो 10 इंटर किया, तो 10 तो हमारा ये 0 से छोटा होगा नहीं, तो जो हमारा ये कंडीशन है वो तो फॉल्स हो गया, ये कंडीशन जो है वो हमारा फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा चलेगा ही नहीं, तो ये स्किप हो जाएगा, और स्किप होने के बाद हमारा यहाँ पर अगर कोई और स्टेटमेंट हो तो वो रन होगा, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो फिर वो हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दीदी इसमें आउटपुट यही तो आएगा ना, नंबर इज नॉट नेगेटिव। हाँ, अगर यहाँ देखो आउटपुट यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आगे लिखा है कि प्रिंटफ नंबर इज नॉट नेगेटिव, इसकी कंडीशन लगाने के बाद। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ वैसा स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रिंटफ एंड देन नंबर इज नॉट नेगेटिव, तो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो फिर हमारा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, जस्ट वो ब्लैंक रहेगा, ओके, जस्ट हमारा कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ? हाँ ओके। एंड देन अगर कोई हम -30 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 10 के जगह अगर हम -30 इंटर करवाते तो -30 हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता, तो ट्रू होने के बाद हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाता n इक्वल टू -30, ओके। देन हमारा जो आउटपुट होता है इंटर द नंबर -30 एंड n इक्वल टू -30, जस्ट। बात समझ आई? हाँ दीदी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी देखो इनिशियल फेज है, अभी बस छोटे छोटे एलिमेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर डॉट दूर दूर हो जाएगा तो फिर सही है, ठीक है। ओके, पक्का ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं दीदी, बोलो। कोड लिखना कैसे आएगा? कोड लिखना प्रैक्टिस करो, मैं क्वेश्चन देते जाऊंगी, तुम प्रैक्टिस करते जाना, फिर कोड लिखना आ जाएगा। जहाँ पर प्रॉब्लम होगा वहाँ पर मेरे से पूछ लेना। फिर हैकर ऑथन हो गया, हैकर अर्थ हो गया, ये यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर फिर एनरोल करना, जब थोड़ा आ जाए कोडिंग, फिर वहाँ पर प्रैक्टिस करते जाना, तो प्रैक्टिस से फिर आ जाएगा। ठीक है ठीक है। ओके ओके दीदी। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है हमारा है इफ एल्स, ओके। तो जो इफ एल्स है इसमें क्या होगा कि देखो एक इफ ब्लॉक होगा और एक एल्स ब्लॉक होगा। तो जो इफ ब्लॉक है, अगर इफ हमारा ट्रू होता है, अगर इफ वाला कंडीशन हमारा ट्रू होता है, तो जो इफ के लिए जो ब्लॉक है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हमारा वो फॉल्स होता है तो फिर हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा, ओके। देन देखो जैसे हमारा इफ सम एक्सप्रेशन, देन हमारा यहाँ पर
कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बॉडी ऑफ इफ, देन हमारा इल्स का ब्लॉक होगा, ठीक है। ओके, सॉरी, देखो जैसे यहाँ पर इल्स है, देन हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, ठीक है, देन ये बॉडी ऑफ इल्स हो गया, ओके। तो अगर हमारा देखो क्या बोल रहा है कि वेन द लॉजिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, तो ट्रू होने पर हमारा ये पूरा का पूरा जो भी इसके इस ब्लॉक में जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा रन होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो हमारा जो ब्लॉक है अगर वो फॉल्स होता है तो फिर हमारा जो इल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो रन होगा, यानी कि ये ट्रू होने पे रन होगा और ये हमारा फॉल्स होने पे रन होगा। समझ में आई बात? हाँ। आई ना? पक्का? ये बात समझ में आया? कुछ भी अगर डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो फिर पूछ लो कि इसमें ना जो एक्सप्रेशन है अगर वो ट्रू होता है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा जो उसके इफ के जो नीचे वाला जो स्टेटमेंट है यानी कि जो ये है स्टेटमेंट वो हमारा रन होगा, ठीक है। और अगर फॉल्स होता है तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा एंड देन हमारा ये रन होगा, ओके। तो ये फॉर ट्रू के लिए रन होगा, ये हमारा फॉर फॉल्स के लिए रन होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? पक्का ना? दीदी पक्का। ओके, देन हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम, हम राइट अ प्रोग्राम को WAP लिख रहे, राइट अ प्रोग्राम, ओके, टू फाइंड whether the given number is odd और इवन, ओके। तो तुम्हें बस एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें तुम्हें पता करना है कि वो नंबर ऑड है या फिर इवन है, ओके। दीदी ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि कैसे होगा। पहले दीदी नंबर को इनिशियलाइज कराएंगे, हाँ, फिर उसके बाद इफ की कंडीशन लिखेंगे एंड नंबर को लेना भी तो है इनपुट, हाँ मतलब कि जैसे हम इनिशियलाइज किए नंबर, तो हाँ नंबर को चेक करने के लिए हमें इनपुट तो करवाना पड़ेगा ना स्कैनर से। हाँ, वो प्रिंटफ वगैरह सब हाँ लिखेंगे कि हाँ, एक्टर द नंबर स्कैनफ परसेंट डी। ओके फिर उसके बाद इफ की कंडीशन में हम लिखेंगे इफ एन इज एन मोडलो 2 इक्वल टू 0 देन द नंबर इज इवन। ओके, फिर फिर एल्स में कंडीशन डायरेक्ट एल्स में कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, वो प्रिंट ही हो जाता है। हाँ ओके, हाँ ये बात समझ में आ गई तुम्हें कि अगर हाँ ये अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो फिर हमारा ये तो ऑटोमेटिकली कि यहाँ पर हमारा चेक हो ही गया, तो अगर ये ट्रू होता है तो ये तो स्टेटमेंट चले जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो अल्टीमेटली हमारा यही चलना है, ओके। हाँ, वो लूप से बाहर आ जाएगा अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ की। उसको लूप नहीं बोलते, इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, लूप तो हमारा हाँ फॉर हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, ओके हाँ, वो मतलब स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ओके ओके। देन ठीक है, मैं एक बार प्रोग्राम लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है। इंक्लूड है ये, इंक्लूड studio.h, देन मेन, ओके, नंबर इनिशियलाइज कर लिया, देन प्रिंट एफ करवा लिया कोई नंबर, इंटर द नंबर, ओके। देन स्कैनर से हम उस नंबर को मेमोरी में ले लिया एंड देन उसके बाद हमारा ये आ गया, देन हमारा एक ये हमारा इफ कंडीशन चलेगा, इफ एन एम मॉडुलस 2
यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुम एक इक्वल टू, अगर यहाँ पर जैसे मान लिया जाए यहाँ पर सिर्फ 1 इक्वल टू देते तो उसका मतलब असाइनमेंट होता है, और अगर यहाँ पर डबल है तो ये हमारा इक्वलिटी चेक हुआ। ठीक है, इक्वलिटी चेक करने के लिए हम या तो ये यूज करते हैं, या तो फिर हम जैसे इक्वलिटी चेक करने के लिए बस हमारा ये इक्वल टू हमारा चेक होगा। ओके, इक्वल टू लेंगे। ठीक है, देन हमारा ये अगर ये हमारा ये कंडीशन सही हो जाता है, देन हम लिख देंगे कि गिवन नंबर इज इवन। ये हम आउटपुट प्रिंट करवा देते हैं। और अगर ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो, अगर फॉल्स होता है तो इल्स ब्लॉक हमारा चलेगा, उसमें हम लिख देंगे प्रिंट गिवन नंबर इज ऑड। ओके, समझ आई बात? दीदी। ओके, कोई समस्या यहाँ तक? बोलो, क्या समस्या? क्या दीदी? कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं। ठीक है, तो फिर देखो, जैसे हम आउटपुट के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल एक देख लेते हैं कि मान लिया जाए कि हमने यहाँ पर -30, देखो हमारा जो इवन ऑड है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट हमने -30, जैसे हमारा मान लिया जाए कि जैसे हमने पहले हमारा जो आउटपुट कैसे आएगा कि इंटर द नंबर, देन हम अगर -30 हम वो करते तो -30 जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर ये न्यू लाइन इंटर कर रखा हो तो ठीक है, देन हमारा यहाँ पर देखो -30 आया, तो -30 ऑब्वियस सी बात है, ये जो 30 है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल है तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो रन होगा। देन हम लिखेंगे गिवन नंबर इज इवन। ओके, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, हेलो, हेलो, हेलो। ओके, म्यूट कर रखा था क्या? मैंने म्यूट कर दिया था। ओके, मुझे लगा कि क्लास से लीव कर गई। नहीं नहीं। ओके, देन ठीक है, फिर हम नेस्टेड इफ देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है दीदी। ओके, नेस्टेड इफ में क्या होगा कि देखो, इसमें मैंने एक सेकंड, ये सारा नेस्टेड इफ को कहाँ देखें, एक सेकंड, इस स्टेटमेंट को मिटा भी नहीं सकते क्योंकि नोट्स तुम लोग को देना है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ओके, तो हम यहाँ पर नेस्टेड इफ को देख लेते हैं। ठीक है, इफ देख लिया, इफ एल्स देख लिया, अब नेस्टेड इफ देखते हैं। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है कि जैसे देखो, इसका जो सिंटैक्स होगा इस तरह का होगा, इफ एक्सप्रेशन, ओके, सम एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको एक्सप्रेशन 1 ले लेते हैं, यानी कि इसमें कोई एक्सप्रेशन है ये। उसके बाद इसके अंदर एक ब्लॉक होगा जिसमें इफ एल्स ब्लॉक होगा, वो एक्सप्रेशन 2, देन यहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा। ओके, देन हमारा एक और हमारा ब्लॉक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये इफ हमारा चला, ठीक है, इसके अंदर हमारा एक और इफ एल्स है, यहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा।
ठीक है। देन हमारा एल्स का जो है वो चलेगा, ठीक है। और फिर उसमें हमारा सम सेट ऑफ स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स ब्लॉक होगा। ओके, तो देखो जो देखो यहाँ पर हमारा, देखो हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर देखो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि जो इफ एल्स का जो ब्लॉक है उसके अंदर, जैसे यहाँ पर देखो एक इफ है, ठीक है, तो इस इफ के अंदर भी एक इफ एल्स का ब्लॉक है, ठीक है। तो यानी कि ठीक है। नेस्टेड का मतलब होता है कि उसके अंदर, यानी कि जैसे देखो इसके अंदर हमारा एक और मतलब की चीज है, यानी कि एक और इफ एल्स का जो ब्लॉक है सेम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। यानी कि देखो अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है देन हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ से चलना शुरू होगा, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट को, हम फिर से ये स्टेटमेंट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमारा चेक होगा, ठीक है। तो अगर ये ट्रू होता है तब तो हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर फॉल्स होता है तो ये हमारा स्किप हो जाएगा, ठीक है। और ये स्किप हो जाएगा तो फिर हमारा ये हमारा फॉल्स के लिए चलता है, ये तो हम जानते हैं कि ये हमारा फॉल्स के लिए चलेगा, ये जस्ट इफ एक नया इफ एल्स है, ठीक है। तो ये अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो फिर हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा। ये बात समझ में आई? ठीक ठीक है। ठीक तो है। अगर हमारा यहीं पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो ये सारा का सारा स्किप हो जाएगा, ठीक है। और देन हमारा सिर्फ ये स्टेटमेंट जो इल्स है वो इल्स वाला ब्लॉक चलेगा। हो सकता है कि कुछ अगर कोई अलग प्रोग्राम है तो उसमें ये इफ इल्स का कुछ और भी यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि देखो आगे जाकर तुम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, एल्गोरिदम पढ़ोगे, वहां पर इफ इल्स का यूज करोगे या फिर अलग अलग यूज आएगा, ठीक है। तो उसपे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जैसे नेस्टेड इफ इल्स का यूज किया तो उसमें इफ के अंदर भी इफ इल्स का ब्लॉक चलेगा। हो सकता है कि तुम्हें इसके अंदर भी इफ इल्स का ब्लॉक लिखना पड़े। ओके, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि चल कैसे रहा है? पहले इफ आएगा, फिर दोबारा इफ, फिर एल्स, फिर एल्स। हाँ हाँ, यानी कि देखो यहाँ पर भी हमारा इफ इल्स का ब्लॉक हो सकता था, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ऐसे हो सकता था ये, ठीक है। यहाँ पर भी कोई इफ एक्सप्रेशन होता, ओके। देन हमारा वो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट होता, ब्लॉक्स के लिए करना है। हाँ, यानी कि यहाँ पर फिर सम स्टेटमेंट होता है, यानी कि जस्ट नाम इफ इल्स के अंदर भी इफ इल्स होगा। समझ में आ रहा है? अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर हमारा ये चलेगा जैसे पहले चलता था, अगर इफ का कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा वो हमारा रन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो रन होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो फिर हमारा इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, ये देखो हमारा सबसे पहले इफ एक और एक नया इफ आया, ठीक है, तो इसका हम कंडीशन ट्रू चेक करेंगे। तो अगर ये ट्रू होता है तब तो ये हमारा चल जाएगा, और अगर ये हमारा फॉल्स होता है तो फिर ये हमारा स्किप हो जाएगा, एंड देन हमारा ये नेक्स्ट में हमारा सिर्फ इल्स वाला चलेगा पार्ट। ओके दीदी। अगर कुछ भी डॉट हो, जरा सा भी एकदम एकदम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो फिर मेरे से दीदी इसमें ऐसा होगा ना कि जब पहला कंडीशन चेक करी अगर वो ट्रू हो गई इफ की, तो फिर दूसरा इफ की कंडीशन चेक करेगा तो वो ट्रू हो तो फिर वो स्टेटमेंट हो जाएगी कंप्लीट। हाँ अगर फर्स्ट की कंडीशन ही फॉल्स होगी तो पूरा स्किप हो जाएगा, हाँ वो एल्स में आ जाएगा। हाँ। ठीक है। और एक और चीज कि जैसे ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये चल जाता है, तो फिर ये सारा का सारा ये भी हमारा स्किप हो जाएगा और ये भी हमारा स्किप हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब जो पहला इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो पूरा स्टेटमेंट बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ, यानी नहीं नहीं, मतलब कि जैसे देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर पहले अंदर तो जा गया है ना इसके अंदर, और हाँ। अगर ये ट्रू हो गया तो फिर पूरा का पूरा हाँ। स्टेटमेंट हमारा बाहर आ जाएगा। हाँ समझ आई बात? हाँ आ गई। ठीक है। एक ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि विदिन मतलब इसके अंदर विदिन द इफ ब्लॉक और इल्स ब्लॉक अनदर इफ इल्स स्टेटमेंट कैन बी प्लेस्ड। दिस स्टेटमेंट इज यूजफुल व्हेन मेनी कंडीशन नीड टू बी चेक्ड। यानी कि देखो
मतलब सेम बात जो अभी समझाया वही बात बोल रहा है कि इफ इल्स जो ब्लॉक है उसके अंदर भी एक नया इफ इल्स हो, तो अगर प्लेस हो उसमें तो उसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट तब होता है जब बहुत सारा कंडीशन अगर चेक करना हो, तब फिर ये स्टेटमेंट जो नेस्टेड इफ है वो हमारा यूज में आता है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, उसको अगर कर सकते हो तो करना, नहीं तो फिर मैं कल बताऊंगी। ठीक है, नेस्टेड इफ के लिए एक क्वेश्चन देखो। ठीक है दीदी। राइट अप, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट अप प्रोग्राम। नेट से कॉपी मत करना, खुद से करना, ताकि हाँ, समझ में से फिर करेंगे। तुम्हें को नेट पे, तो फिर नेट तो हमारा रोज पीएचडी कर ही रहा है। नहीं, खुद से करेंगे। फाइंड आउट, ठीक है। देखो, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारा 3 नंबर है, तो उसमें तुम्हें फाइंड करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए प्रोग्राम लिखना है फॉर 3 नंबर्स। नहीं, अभी नहीं आया दीदी। अभी नहीं आया? नहीं। ओके,